प्रभु का स्मरण। हे सबके त्राता, त्राण करने वाले, रक्षा करने वाले, सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञ परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज का संगठन कैसा रहे? वो आर्य समाज जो कि पिछले 20वें नियम में हमने देखा, विद्या के प्रसार के लिए मुख्य रूप से निर्मित की गई। विद्या का प्रसार भी इसलिए कि जिससे लोगों के दुख दूर हो सकें और उनको सुख की स्थिति प्राप्त हो सके। तो ऐसी आर्य समाज के संगठन के बारे में महर्षि दयानंद की जो परिकल्पना थी, इसको हमने बहुत पहले भी देखा कि विभिन्न आर्य समाजें हों और उनमें प्रधान आर्य समाज हो, अर्थात आसपास की कई छोटी छोटी आर्य समाजों के बीच में जो भी बड़ी आर्य समाज हो, उसका एक समूह की परिकल्पना महर्षि ने रखी थी। और दूसरी भी और चीजें जो पीछे पीछे आई हैं, उनका एकत्रीकरण करते हुए 21वें नियम में महर्षि दयानंद ने कुछ बातें लिखी हैं, संकेतित की हैं, और जो कि अभी वर्तमान की आर्य समाज की स्थिति में भी बहुत विचारणीय है, हमारे लिए चिंतनीय है। तो 21वें नियम में लिखते हैं कि आर्य समाज, आर्य विद्यालय, आर्य प्रकाश पत्र और आर्य समाजाद्यर्थ धन कोश, 4 चीजें गिनाई हैं। एक आर्य समाज, दूसरा आर्य विद्यालय जिसकी चर्चा पीछे थी, उसमें गुरुकुल भी आ गए, और आर्य प्रकाश पत्र जिसमें वैदिक सिद्धांतों का मुद्रण होगा, प्रकाशन होगा, वो पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि उसके अंतर्गत आ गए। और चौथा आर्य समाज के लिए धनकोश, यानी एक स्थिर निधि। ये 4 बातें यहां पर उल्लेखित की हैं। तो महर्षि लिखते हैं, इन चारों की व्यवस्था कौन करे, किसके अधीन होगी? तो कहा प्रधान आर्य समाजानुकूल रहेगी। जो उन आर्य समाजों में प्रधान आर्य समाज होगा, उसके अनुकूल रहेगी। आज यद्यपि प्रतिनिधि सभा है, प्रांतीय प्रतिनिधि सभाएं हैं, फिर सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा है हमारे यहाँ, वो सभाएं हैं, वो आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज को संचालन करने वाली सभाएं हैं। यहाँ महर्षि का तात्पर्य था वो खुद आर्य समाज जो प्रधान है वो इसका नियंत्रण करेगी, पर ठीक है, नियंत्रण करने वाली कोई ना कोई सभा होनी चाहिए। तो इन चारों की व्यवस्था किसके अनुकूल होगी? एक है कि सब अपनी अपनी व्यवस्था करें, हर छोटी आर्य समाज, बड़ी आर्य समाज अपना अपना काम देखे, जैसा कि आज अधिकांश में हो रहा है। प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा बहुत कम नियंत्रण है। समाजें कुछ कुछ अपना सहयोग आर्थिक प्रतिनिधि सभाओं को भेजती है, प्रांतीय भी और सार्वदेशिक को भी।
लेकिन प्राय करके आर्य समाज स्वतंत्र हैं। कभी कभी चुनाव और ये सब होता है तो पहले अधिक होता था कि प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधि आकर के उनका जो भी वार्षिक या त्रैवार्षिक परिवर्तन होता है अधिकारियों का चुनाव वगैरह वो करवाते थे, व्यवस्था देते थे, प्रमाण पत्र देते थे। आज भी होता है लेकिन वो प्रक्रिया कम हो गई है। और जितने आर्य विद्यालय हैं, तो विद्यालय का जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि बहुत सारे विद्यालय आर्य समाजें ही चलाती हैं। प्रधान आर्य समाज है जो बड़ी हैं, इसका स्वरूप काफी स्तर पर अभी बना हुआ है। बाकी डीएवी संस्थाएं हैं वो अलग तंत्र है, लेकिन बहुत सारी आर्य समाजें अपने यहाँ पर छोटे बड़े विद्यालय बच्चों बच्चियों के चलाती हैं और वो स्वयं नियंत्रण करती हैं, वो इसीलिए है। और ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं आजकल प्रतिनिधि सभाओं की ओर से निकलती है, आर्य समाज की ओर से बहुत कम निकलती हैं। और आर्य समाज की रक्षा के लिए धन कोष ये प्रधान आर्य समाज को बनाना चाहिए, तो धन कोष को भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु लिया है। एक होता है कि हमारे दान आ रहा है, दान से हमारा चल रहा है, कोई स्थिर निधि नहीं है। बहुत सी आर्य समाजों के पास स्थिर निधि होती है, संस्कार करते हैं उससे धन आता है, लोग दान देते हैं। आर्य समाज वाले तो एक स्थिर निधि कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए बना करके रखते हैं, जिससे आगे की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं और आर्य समाज का व्यय आदि चलता रहता है। तो इनकी व्यवस्था प्रधान आर्य समाज के अनुकूल होगी, अर्थात ये छोटे छोटे सब अपना अपना नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर निर्भर रहेंगे। एक प्रशासन का तंत्र महर्षि दे रहे हैं। आगे कहते हैं इनकी उन्नति और संरक्षण भी उससे ही किया जाएगा। जो प्रधान आर्य समाज है उसको इन छोटी आर्य समाजों की उन्नति करनी है। छोटी आर्य समाज है आजकल हम बहुत जगह देखते हैं, क्या स्वतंत्र रूप से छोटी आर्य समाज बना ली, वो स्वयं ही इधर उधर से धन एकत्र करके आर्य समाजियों से धन एकत्र करके उसको बनाते हैं करते हैं। प्रधान आर्य समाज के द्वारा सहयोग नियंत्रण वो स्थिति अभी नहीं है। लेकिन महर्षि का तात्पर्य था कि एक तो उनकी उन्नति, उनको बढ़ाना, और दूसरा उनका संरक्षण, वहां जो भी कमी है उसकी व्यवस्था करना, अर्थात प्रबंधन की तरफ महर्षि दयानंद का संकेत है। ये भी प्रधान आर्य समाज के अनुरूप किया जाएगा। इसकी व्याख्या में जो लिखते हैं, जो कुछ इन चारों का मुख्य प्रबंध है, मुख्य प्रबंध, छोटा प्रबंध सब आर्य समाजें अपना अपना करेंगी, यज्ञ करना है, ये करना है, साफ सफाई करनी है, लोगों से मिलना है जुलना है, प्रेरित करना है कार्य, जो सामान्य प्रबंधन है वो सब अपना अपना तो करेंगे। लेकिन मुख्य प्रबंध, आज्ञा और सम्यक उनकी रक्षादि मुख्य आर्य समाजानुकूल रखा है, निर्धारित किया, रखा है मतलब निर्धारित किया, वो मुख्य समाज के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि जब आर्य समाज काम करती हैं तो अनेक बार ऐसा होता है कि आसपास में सब अपने अपनी रुचि से, जैसे वार्षिकोत्सव प्राय करके आर्य समाजों में होते हैं, तो अनेक बार आसपास में आपस में तालमेल नहीं होता है, तो एक दिनांकों में भी होते हैं। तो यदि उस क्षेत्र में एक प्रधान आर्य समाज है और उसके अनुकूल सब आर्य समाजों के कार्यक्रम होते हैं, तो वर्ष भर के जो कार्यक्रम है, कब कहाँ शिविर होगा, कब कहाँ सत्संग होगा, कब क्या कार्यक्रम होगा, किसी पर्व को मनाया जाएगा, इत्यादि इत्यादि जो है वो सब मिलजुल करके कर सकते हैं। तो मुख्य प्रबंध, आज्ञा और सम्यक उसकी रक्षा आदि मुख्य समाजानुकूल रखिए। तो महर्षि दयानंद प्रत्येक आर्य समाज को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आज की स्थिति में बहुत सारी आर्य समाजें बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक व्यक्ति की इच्छा हुई आर्य समाज बनानी है, उन्होंने बना लिया, अपने स्तर पर ही बना लिया, कुछ लोगों को जोड़ लिया और प्रतिनिधि सभाओं से उसका प्रमाण पत्र ले लेते हैं। एक प्रतिनिधि सभा नहीं देती है तो दूसरे से ले लेते हैं। आज प्रतिनिधि सभाएं भी 2 और कहीं 3 भी हैं। जहां जिसकी अनुकूलता होती है वहां से प्रमाण पत्र मिल जाता है, ये आर्य समाज है। कुछ दिखाना भी होता है विभिन्न स्थानों पर कागज। तो ये मुख्य अधिकार प्रधान आर्य के समाज के अधीन होगा। आज तो प्रतिनिधि सभाओं का भी पूरा नियंत्रण नहीं है। अधिकारी आर्य समाज वाले मना कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि संरक्षण और उन्नति वो ऊपर से नीचे की तरफ बहुत कम है।
आर्य समाजों से प्रतिनिधि सभाओं को धन जाता है, प्रतिनिधि सभाएं अपने गतिविधियों को करती हैं, लेकिन उधर से संरक्षण आदि चीजें कम मात्रा में है, जिसके लिए महर्षि संकेत कर रहे हैं। और क्यों है ऐसा? जिससे किसी प्रकार व्यवस्था लंघन कोई न कर सके। महर्षि बड़ा कठोरता से नियम कहें कि नहीं तो लोग उल्लंघन करेंगे, अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो उल्लंघन करेंगे। कभी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ अपनी नित्य कर्म विधि छाप दी, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया, किसी में कुछ मंत्र लिख दिया, कभी कोई पुस्तक छाप दी, जिसके भी मन में आया कि मेरे विचार हैं, चलो आर्य समाज से छपवा देते हैं। अब उसमें सब चीजें ठीक हैं नहीं हैं, उस सब की व्यवस्था देखना, वो सब नहीं हो पाता है। तो ये नियंत्रण की बात है कि व्यवस्था का लंघन कोई ना कर सके। आर्य समाज के जो नियम है, व्यवस्था है, उसका लंघन कोई ना कर सके। नहीं तो क्या होता है, आजकल सामान्यतः आर्य समाज हैं, उनकी अपनी जितनी गतिविधि है, फिर कोई कहते हैं जी कि हमारे को ये आपका भवन चाहिए। सामाजिक संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, तो देना होता है कार्यक्रम है, और वो कार्यक्रम आर्य समाज से भिन्न रीति के होते हैं। हाँ, मूर्ति पूजा भी हो जाती है, वहां कहीं सिद्धांत विरुद्ध बातें भी हो जाती हैं, और वो गतिविधियां वो स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ जी कर लो। अभी पीछे मैंने एक आचार्य जी का उल्लेख किया था कुछ दिन पहले, वो कहने लगे जी कि उस आर्य समाज में पहले वो जहाँ रहते थे, अब सामुदायिक भवन है, उसकी तरह से जैसे सरकारी या अपने परिसर में होते हैं, कोई भी आते हैं अलग अलग उसमें। तो ये एक विचारणीय बिंदु है। एक है कि सामाजिक समरसता की दृष्टि से किसी को भी बुला लिया जाए, हाँ उनको भवन है, खाली है, उसका एक शुल्क निर्धारित है, 10,000 25,000 वो दे देते। लेकिन वहां दूसरी गतिविधियां होती है जो कि वैदिक धर्म या आर्य समाज के अनुकूल नहीं है। कितनी छोटी आर्य समाज है, वहां बिल्कुल ही कुछ, ये कितने चित्र आते रहते हैं, कहीं पर वो पोस्टर लगा हुआ है, कहीं इसका लगा हुआ है, कहीं साईं बाबा का लगा हुआ है। हम पीछे भ्रमण में भी गए थे, वहां भी अलग अलग चित्र लगे हुए हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। तो जो प्रधान आर्य समाज है वो उस क्षेत्र में एक प्रधान आर्य समाज होगी। अब प्रांतीय प्रतिनिधि सभा बड़ी सभा है, उसके लिए एक एक प्रांत बहुत बड़ा होता है, अधिकारी सब जगह जा नहीं पाते हैं। सार्वदेशिक के लिए और बड़ी बात हो गई, वो कहाँ जाए, कितना करें, वहां के अधिकारी भी कितना करें। तो उससे नीचे के स्तर पर एक प्रधान आर्य समाज, मान लीजिए हम जिले की आर्य समाज हो, कोई तहसील की एक बड़ी आर्य समाज हो, बाकी छोटी हो, तो उनका लोगों का आना जाना और नियंत्रण कि वहां पर सिद्धांत के विपरीत, सत्य के विपरीत बातें ना हो, उसके प्रोत्साहन के लिए नहीं है ये संस्था। न केवल कमाने के लिए नहीं है, लेकिन धन की आवश्यकता होती है तो फिर वहां कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी गतिविधियां होने लगती हैं। कुछ संस्थाओं में रहने के लिए भी व्यवस्था होती है, तो रहने के लिए कौन आकर के रह रहे हैं वहां पर, उसका नियंत्रण नहीं होता है, तो अपने परिचितों और रिश्तेदारों को कोई भी कहीं भी कर देते हैं। फिर उनका क्या खान पान है उसमें भी पता नहीं लगता है। मांसाहार भी चल रहा है, शराब भी चल रही है, धूम्रपान चल रहा है, कोई नियंत्रण नहीं। अपने लोग हैं, कोई बोलते नहीं है, चुपचाप कर लिया, होते नहीं है। फिर संस्थाओं के अंदर विवाह आदि कार्यक्रमों के लिए दे देते हैं, उन विवाहों में नियंत्रण नहीं है, वहां भी कई बार मांसाहार हो जाता है और शराबें पी जाती हैं आर्य समाज की संस्थाओं के अंदर। वैसे तो वहां के अधिकारियों को ही देखना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये प्रधान आर्य की समाज की व्यवस्था, उसका ये उल्लंघन कोई ना कर सके, उसके लिए नियंत्रण की बात है। महर्षि दयानंद मान के चलते हैं कि ये उल्लंघन तो होगा, तो इसलिए उसका नियंत्रण करने वाला भी कोई होना चाहिए। ये प्रधान आर्य समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है, और इससे यथावत उन्नति सबकी होती जाए, ये सबके सब बढ़ते जाए। अब उसमें जो बहुत सारी चीजें हम संगठन में भेद देखते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वैसे अगर हम यूं देखें कि और संगठनों को भी देखें तो ये समस्या लगभग सब जगह पे है। और अभी से नहीं, हम हजारों साल में देख लें, वैदिक धर्म के कितने, एक ही वैदिक धर्म सनातन धर्म होते हुए भी कितने भेद हो गए। फिर उनमें भी जो जो संप्रदाय बने, उनमें भी जो मुख्य थे उसमें भी फिर कितने भेद हो गए। वो चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे जैन परंपरा हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो,
बहुत अधिक भेद हैं, बहुत अधिक भेद हैं। और उसमें केवल सिद्धांतों की ही बात नहीं है, विचार का भेद भी हो जाता है, तो वो फिर साथ में नहीं रह पाते। और विचार का भेद बन ही जाता है, समान मानते हुए भी कुछ बातों में भेद हो गया, और उसके कारण से फिर कुछ मान सम्मान की बात आ जाती है, लोकेशना बीच में हो जाती है, तो अपमान हो गया, तो फिर वो साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। कभी आर्थिक पक्ष आ जाता है। विभिन्न आप किन्हीं भी परंपराओं में देखें, हजारों साल से ये हर जगह पे है, ये इसको रोक नहीं पा रहा है, कोई नहीं रोक पाया है। रुकना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हम यही सब कामना करते हैं, और सब इस बात को कहते हैं कि भाई आर्य समाज का एक रूप होना चाहिए, एक प्रतिनिधि सभा होनी चाहिए। अभी सब कुछ प्रतिनिधि सभा पे डाला है कि वो एक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यद्यपि वो एक हो जाए तब भी सब ठीक नहीं होगा, क्योंकि और बहुत सारे कारण हैं जो कि आर्य समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हैं, जो कि नहीं हो रहे हैं। केवल प्रतिनिधि सभा से नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, वो एक होगा तो काफी उसमें अच्छा हो जाएगा। अनेक बार आवाज भी उठती है, लोग प्रेरणा भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। और फिर वो आवाजें उठनी भी बंद हो जाती हैं। कितनी बार बोलेगा व्यक्ति, बार बार बोलेगा, आपस में चर्चा करेंगे, चाहते सब हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। आर्य समाज का 150वां वर्ष हुआ, उस ऐसे अवसर पर भी नहीं कर पाए, अर्थात समस्याएं कुछ गंभीर हैं। अब उसमें आर्थिक समस्याएं भी हैं, दुकानें हैं, और हैं, आय के साधन हैं, उनको लेकर के भी संघर्ष होता है। विभिन्न मत संप्रदायों में भी यही मिलेगा। और वहां फिर अंततः परिणति ये होती है कि तो हो जाते हैं, नाम मूल एक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा अंतर हो गया, उसमें एक संप्रदाय, उसके अपने गुरु आचार्य और भक्त लोग, उनके अपने उपासना स्थल, उनकी अपनी पुस्तकें, दूसरों की अपने, फिर उनमें भी अलग अलग हो जाते हैं। सैकड़ों सैकड़ों अलग अलग होते हैं। ऐसे कोई, मेरी दृष्टि से कोई बचा हुआ नहीं है, कोई मत संप्रदाय इससे बचा हुआ नहीं है। इतनी व्यापक है, सैकड़ों हजारों सालों से ये चल रहा है। और आर्य समाज को भी देखते हैं तो वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि कोई आशा है कि वो एक हो जाएंगे। आशा करते हैं, लेकिन प्रयत्न ही नहीं दिख रहे हैं। कुछ प्रयत्न हो तो संभावना है, जो प्रयत्न हुए उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं। क्या बाधाएं वो अधिकारी अधिक जानते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो कई बार लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी विचारधारा रहती है। और ये जितने मत संप्रदाय हैं उसमें बहुत जगह केवल धन यश की ही बात नहीं होती है। वहां पर कि नहीं, मैं सही हूं ये गलत है, वो क्या मैं ही सही हूं ये गलत है। वो सब अपने को सत्य के कारण से अलग करते हैं कि मैं इस असत्य के साथ में नहीं रह सकता, मैं इस गलत व्यक्ति के साथ में, इस समूह के साथ में नहीं रह सकता, वो अलग होता है। दूसरे भी सोचते हैं कि हम सही हैं ये गलत है। तो ये जो झगड़े हैं ये केवल पैसे के नहीं होते, पैसा भी होता है, धन भी होता है, यश भी होता है, और बहुत सारे अधिकार है और हैं, इन सब का भी होता है। लेकिन मान्यता के कारण भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। वो भेद होते हैं और अपना अपना चलते रहते हैं। फिर प्रयास करते हैं कि एकजुट हो जाएं, कोई सूत्र मिल जाए कि एकजुट हो जाए, नहीं होते। लेकिन बहुत से तो संप्रदाय ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को मारने पर उद्यत हैं, मार देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल विपरीत, इनको तो मार ही देना चाहिए। इस स्तर पर मतभेद हैं, संघर्ष होते हैं, खूनी संघर्ष होते हैं, सामूहिक हत्याएं होती हैं। ये अच्छी बात है कि आर्य समाज में अभी ऐसा स्तर नहीं है कि इतना विरोध आ गया, इतना संघर्ष आ गया कि झगड़े होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आर्य समाज, क्योंकि अभी इसको समय भी कम हुआ, अगर ध्यान नहीं दे तो वो भी स्थितियां बनती हैं, और चाहते हुए भी रोक नहीं पाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि रोक नहीं पाते। अगर रोक पाते तो जितना रोकते रोकते भी इतने मत संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं। संगठनों में मतभेद भेद दिखाई देते हैं। सामाजिक संगठन भी देख लीजिए, धार्मिक छोड़ दीजिए, सामाजिक संगठनों में भी दिखाई देते हैं। सामाजिक समुदाय होते हैं, जातिगत समुदाय होते हैं जो भारत में है, वर्गगत होते हैं, उनके अंदर भी भेद हो जाता है और फिर संघर्ष चलता रहता है। जैसे कि ये जीवन ही संघर्ष है। एक पुस्तक भी है हमारे सन्यासी जी की, किनकी, स्वामी दर्शनानंद जी, किनकी, जीवन एक संघर्ष है। हर जगह संघर्ष है, संघर्ष से रहित कहीं स्थिति नहीं है, संघर्ष होगा ही। ये जैसे कि हमारी
क्षम्यता। जैसे कि यह निर्धारित है कि होना ही है, सब कुछ एक होते हुए भी दूसरे भी आश्चर्य करते हैं, सब कुछ एक होते हुए भी कैसे भिन्न हो गए, कैसे मतभेद उभर के आ गए। समाज में देखे जाते हैं, सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक छोड़ दीजिए, सामाजिक संगठन जो होते हैं, जो कि समाज जाति आजकल बहुत जोड़ने वाला तत्व भी होता है, उनमें कितने संघर्ष होते हैं, उनके संगठनों में कितने संघर्ष होते हैं। गांव में गुटबाजी होती है, संस्थाओं में गुटबाजी होती है, परिवार के अंदर होता है, निचले से निचले स्तर तक से लेके ऊपर के संगठन देशों के अंदर होता है। और धन या दूसरी चीजें इतनी प्रमुख बन जाती हैं कि ये जो धर्म या मान्यताएं हैं वो एक होते हुए भी आपस में संघर्ष चलते हैं। आज भी कितने देश हैं जो दृष्टिकोण की भेद दृष्टि मतलब अपने मत की दृष्टि से तो एक है, उसमें भी जो विभिन्न संप्रदाय एक हैं, लेकिन उनके जो सामाजिक हित होते हैं, आर्थिक हित होते हैं, वो टकराते, चाहे सीमाएं टकरा रही हैं, चाहे और आर्थिक हित होते हैं, वो उसके हमारे शत्रु के साथ मिल गया तो वो भी शत्रु बन जाता है। ऐसे बहुत जो विभिन्न देशों के संपर्क हैं आज भी, कि आज मान लीजिए मुस्लिम देशों में युद्ध हो रहा है तो एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश का भी विरोधी बना हुआ है। वो केवल शिया सुन्नी के कारण भी नहीं, उनमें भी भेद हो जाता है, शियाओं में भी आपस में संघर्ष हो जाता है, सुन्नियों में भी आपस में संघर्ष हो जाता है, ईसाइयों में भी देशों में हो जाता है। तो व्यक्तिगत हित वो किसी भी रूप में उभर सकता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हित रहे और वो अपने को ठीक मान के चलता है। तो ऐसे में दूसरे से संघर्ष होगा, दूसरा लगेगा ये तो हमारे हित को हानि पहुंचा रहा है, तो उसको रोकना चाहेगा सही या गलत रीति से। और चूंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं जन्म जन्मांतर के, तो ये चीजें अच्छा करते करते भी, संगठन की बात वेद में होते हुए भी, बहुत अच्छे लोग संगठन के लिए प्रयास करते हुए भी ये उभरती रहती हैं, होती रहती है और ऐसा नहीं लगता कि वो रुक पाएंगी। अभी तक जिस इतिहास को हम अब तक देखते आ रहे हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आगे रुक पाएगी। ठीक है, कुछ संगठन करके हमने कर लिया, कुछ 10 20 40 साल चला, फिर है अगली पीढ़ी आती है, नए लोग आते हैं, फिर संघर्ष हो जाता है। सब तो वैसे नहीं होते, किसी न किसी दूसरी पीढ़ी को सौंपना होता है, वो है उनमें आपस में शुरू हो जाता है। तो ये रुकने वाला तो लगता नहीं है। तो ऐसे में जहां जैसी स्थिति है, जितना कर पाते हैं व्यक्तिगत स्तर पे, संस्थागत, समाजगत, जितना हम कर सकते हैं उतने अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। संगठन को लेकर के बहुत अधिक दुखी होना और कर पा नहीं रहे हैं और उसी के लिए दुखी हैं, तो दुखी 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 पूरे जीवन भर दुखी होते होते ही चलते। भिन्न होते हुए भी जितना मिलजुल करके हो सकता है उतना कर लें, उतना अच्छा है, उतनी नहीं तो जितना अच्छा हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी कोई बिंदु आता है तो ये मत संप्रदाय अलग अलग होते हुए भी फिर एक हो जाते हैं, भिन्न भिन्न होते हुए भी वैसे बहुत भिन्न भिन्न है, लेकिन कभी कोई ऐसा संघर्ष होता है कि कैसे विपरीत लोग दूसरे होते हैं तो मिलते हैं, जैसे आज भी चल रहा है, मिलने का प्रयास करते हैं कि हम सब मिल के चलें, आवाजें उठती हैं। लेकिन संघर्ष और विभेद के मूल इतने गहरे हैं, व्यक्ति व्यक्ति में घुसे हुए हैं, संस्कारों के स्तर पर घुसे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो मिल करके सब चल सकते हैं या सहन कर सकते हैं, प्रामाणिक बात को मानना, अपने सामाजिक दृष्टि से परतंत्र रहना कि अपनी हानि हो रही हो तो भी छोड़ देना उसको सामाजिक स्तर पे, वो बहुत कम व्यक्ति रह पाते हैं। जितने हैं थोड़े हैं, उससे कुछ कुछ संगठन अच्छे चलते रहते हैं, ये प्रक्रिया चलती है। तो लेकिन इन स्थितियों से निराश तो नहीं होना चाहिए। हमारे लिए काम करने का अवसर फिर भी है, जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, जितना हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन व्यवस्था तो होनी चाहिए, नहीं तो ये बिखराव बहुत अधिक जल्दी होगा। तो जो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि प्रधान आर्य समाज और दूसरे उसका नेतृत्व स्वीकार करें, जैसे बड़ा व्यक्ति घर में होता है वो दूसरों का नियंत्रण रखता है, संरक्षण भी करता है, ऐसे छोटी छोटी आर्य समाजों के बीच में प्रधान आर्य समाज, बड़ी आर्य समाज हो, वो सबका ध्यान रखे, मिलजुल करके चले, परिवार आर्य समाज आपस में परिवार की तरह रहें और चलाएं, उस तरह का अभिप्राय महर्षि का प्रतीत होता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम
शान्त्यहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।